दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे आगामी आम चुनाव के बारे में। जिस तरीके से बीजेपी ने पूरे आम चुनाव की तैयारियां जोर शोर से कर दी है, उधर दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन भी बहुत तेज़ी से कमर कसकर आम चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। उसका एक ही सूत्र और गठबंधन का एक ही सूत्र ये है कि किसी तरीके से वो देश में लोगों के बीच में जाकर जागरूकता फैलाए। चुनाव के बारे में जो केंद्र सरकार है, मोदी सरकार की विफलताओं को जनता तक पहुंचाने के लिए वो न्याय यात्रा का आह्वान कर रहे हैं और इसको लगभग 17-18 दिन हो भी चुके हैं। और कांग्रेस की माने तो उनकी इस यात्रा को काफ़ी सफलता भी मिल रही है। दोस्तों, जिस तरीके से मोदी सरकार धन बल, पार्टी कार्यकर्ताओं का बल और इन सब में इंडिया गठबंधन से बहुत आगे है। मोदी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की नीतियों के आगे इंडिया गठबंधन उतना मजबूत नहीं है जितना कि जो कि उनको एनडीए को टक्कर दे सके। एनडीए के पास 38 दलों का सहयोग है और जबकि इंडिया के पास 28 दलों का साथ था, लेकिन उनमें से एक बेहद मजबूत कद्दावर नेता नीतीश कुमार ने अपने आप को पीछे कर लिया और एनडीए गठबंधन के साथ जुड़ गया, जिससे कि बीजेपी को काफ़ी राहत मिली है। क्योंकि बिहार में 40 सीटें हैं और पिछली बार जब आम चुनाव हुए थे तो उनको वहाँ 40 में से 39 सीट मिली थी। अगर बिहार में नीतीश कुमार एनडीए के साथ नहीं जाते तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत होती। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सोचिए कि नीतीश कुमार का बार बार से पार्टी बदलना, गठबंधन बदलना, ये उनके लिए एक निगेटिव पॉइंट भी कहा जा सकता है। जैसा कि एनडीए गठबंधन या कांग्रेस या आरजेडी के नेता इस चीज़ को कहते हैं कि बीजेपी ने एनडीए में शामिल कर नीतीश कुमार को ये तो दिखा दिया कि डर के आगे वास्तव में बहुत बड़े बड़े नेता झुक जाते हैं। अब पता नहीं नीतीश कुमार की कौन सी मजबूरी रही होगी कि उन्होंने 9वीं बार एनडीए में जाकर ये साबित कर दिया कि वो सत्ता से दूर रहना नहीं चाहते हैं। एक बात का अंदेशा उनको ये भी है कि नीतीश कुमार की अब जो छवि है जनता में उसको लेकर काफ़ी नकारात्मक सोच होती जा रही है कि 9 बार नीतीश कुमार ने पार्टियां बदलकर सत्ता में काबिज होने का जो सफलतम प्रयोग किया है वो लोगों को अब समझ में आने लगा है। जनता भी अब कहने लगी है कि नीतीश कुमार पिछले 20 साल से बिहार में सीएम बने हुए हैं और गठबंधन कोई भी हो, सीएम का पद उनके पास रहता है। दोस्तों, इसी तरीके से बिहार को लेकर जब नीतीश कुमार साथ में नहीं थे तब मोदी शाह ने मिलकर जो छुटभैया दल थे, जैसे कि अब आवाम और जीतन राम मांझी की पार्टी हम, और इसके अलावा मांझी की एक पार्टी, और तो उपेंद्र कुशवाहा जो कि पूर्व में केंद्र मोदी सरकार में ही मंत्री रह चुके हैं, उन सबको अपने साथ कर लिया था। और दुख की बात तो ये है कि अब उनका क्या होगा, क्योंकि उनकी अब शर्तों पे तो बीजेपी उनको टिकट देगी नहीं, क्योंकि उनका सबसे मजबूत नेता नीतीश कुमार जो बिहार में सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने अपने खेमे में शामिल कर लिया है। और उनको उम्मीद है कि नीतीश साथ हैं तो उनके प्रदर्शन में काफ़ी गुणात्मक सुधार आएगा। हाँ, ये बात दूसरी है कि नीतीश कुमार की पार्टी को कितना फ़ायदा मिलता है या नीतीश कुमार की पार्टी को कितना नुकसान होता है, ये चुनाव के बाद क्लियर हो जाएगा। लोग तो ये भी चर्चा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को सिर्फ 2 या 3 महीने के लिए सीएम बनाया गया है। उसके बाद जैसे ही चुनाव ख़त्म होंगे, प्रधानमंत्री मोदी और शाह की रणनीति के आगे कोई भी नहीं टिक पाएगा। या तो जनता दल युग खत्म हो जाएगा या फिर हमेशा के लिए नीतीश कुमार अंधकार
गुमनामी के अंधकार में समा जाएंगे, ये लोगों का मानना है। दोस्तों, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी अभी से ही 22 तारीख के बाद से 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद से अपने चुनावी दौरों पर निकल चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी भी 14 जनवरी से न्याय यात्रा लेकर मणिपुर से स्टार्ट होकर धीरे धीरे वो 4-5 प्रदेशों में अपनी न्याय यात्रा को लेकर पहुँचे और वहाँ पर उनको भारी जन समर्थन मिला, जनता का काफ़ी सहयोग मिल रहा है। ये बात दूसरी है कि कुछ प्रदेशों में उनको लेकर, उनकी यात्रा को लेकर कुछ आपत्तिजनक बातें हुई, जैसे कि असम के चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्व शर्मा, जो कि पहले कांग्रेस में थे, अब इस समय बीजेपी में शामिल हैं, एनडीए में, और वो असम के चीफ मिनिस्टर भी हैं। उनकी और राहुल गांधी के बीच में 36 का आंकड़ा भी है। कहा जाता है जब एक बार राहुल गांधी से हिमंत बिस्व शर्मा मिलने के लिए दिल्ली आए तो उन्होंने उनको भाव नहीं दिया और उनकी बातों पर कोई तवज्जो भी नहीं दिया, जिससे कि हिमंत बिस्व शर्मा तब से खुन्नस खाए हैं और बीजेपी में चले गए। राहुल गांधी ने असम में न्याय यात्रा करते हुए, डायरेक्ट हिट करते हुए शर्मा पर कहा कि भारत के जितने भी चीफ मिनिस्टर हैं उनमें सबसे ज़्यादा भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर असम के हैं हिमंत बिस्व शर्मा। ये सब बातें उनको काफ़ी हिट की और इसके अगेंस्ट में, इसके विरोध में उन्होंने असम पुलिस के द्वारा उनके खिलाफ में, उनकी यात्रा के खिलाफ में, कुछ कार्यकर्ताओं के खिलाफ में मामला दर्ज कराया और उन्होंने खुलेआम कह दिया है कि चुनाव बाद हम 2-3 बड़े नेताओं को असम की जेल में सरकारी मेहमान बनाएंगे, लेकिन 2 महीने बाद, 3 महीने बाद। इस बात को लेकर काफ़ी चर्चा भी रही। ये बात तो ठीक है कि हिमंत बिस्व शर्मा जब से असम में न्याय यात्रा घुसी, उससे लेकर तब तक वो चर्चा में बने रहे। कभी अपने बयानों को लेकर, कभी उन्होंने ये कह दिया कि न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी की जगह उनका डुप्लीकेट चल रहा है। इस बात को लेकर उनकी काफ़ी आलोचना भी हुई और लोग हास परिहास भी कर रहे हैं कि एक मुख्यमंत्री होकर, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री होकर ऐसा बयान देना क्या उनके लिए उचित है। लेकिन हिमंत बिस्व शर्मा अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। जिस तरीके से असम के बाद राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा को लेकर बिहार में गए, बिहार में लेकर उनको बिहार में भी बहुत जन समर्थन मिला तो उनको बिहार में स्थिति और भी मजबूत होती जा रही है। जिस तरीके से नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी कम होती जा रही है, वहीं तेजस्वी यादव और राहुल गांधी का जलवा कायम होता जा रहा है, ऐसा लोग वहाँ के कह रहे हैं। राहुल गांधी की न्याय यात्रा को जहाँ जहाँ से गुजरी, यानी पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, नागालैंड और झारखंड में तो खास तौर से राहुल गांधी की न्याय यात्रा को इतना भारी जन समर्थन मिला कि उसको देखते हुए जो झारखंड भाजपा और केंद्रीय सरकार, उनके जन समर्थन को देखकर उनको काफ़ी हैरानी हो रही है कि राहुल गांधी की चर्चा और राहुल गांधी का जो छवि इतनी तेज़ी से निखार आ रहा है, उससे भाजपा की चिंताएं बढ़ रही हैं। दोस्तों, पिछली बार आम चुनाव हुआ था तो भाजपा को एनडीए को कुल 37% की वोटिंग मिली थी। साथ में जो विपक्ष था उसको 63% का वोट मिला था। यानी कि वोटिंग में अगर देखा जाए तो एनडीए को 37% लोगों की मदद से सरकार बनाने का मौका मिला, वहीं 63% लोग भाजपा के खिलाफ में वोटिंग कर रहे हैं। इस बात को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह इस बात को लेकर काफ़ी चिंतित हैं कि इस जो 67% वोट को कैसे कम से कम किया जाए। वो चाहते हैं कि कम से कम उनके फेवर में 50% की वोटिंग हो। इस बात को लेकर वो राजनीतिक तौर पे पूरी तरीके से सक्रिय हैं। इसी साजिश के तहत उन्होंने नीतीश कुमार को
अपने अपने निशाने पे लिया और वो इसमें सफल हुए कि नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए में शामिल हो गए। नीतीश कुमार के शामिल होने के बाद लोगों ने, उनके ही पार्टी के लोगों ने उनको सलाह दी कि ये आप आत्मघाती कदम उठा रहे हैं, जबकि बिहार के जो भाजपा के नेता हैं वो भी नहीं चाहते थे कि बिहार में नीतीश कुमार एक बार फिर साथ में आए। उनके काफ़ी जो पुराने नेता थे, उनके एनडीए के नेता थे, वो नीतीश कुमार को पानी भर भर पी पी के कोसते थे। वहीं के एक नेता एलजेपी के चिराग पासवान और पशुपतिनाथ पारस दोनों एक ही पार्टी के नेता थे और बाद में बीजेपी के ही इशारे पर एलजेपी को दो टुकड़ों में बांटा गया। और इत्तेफाक देखिए कि चिराग पासवान के चाचा पशुपतिनाथ पारस अब एक ही खेमे में हैं। अब ये नहीं समझ में आता कि दोनों किस तरीके से एनडीए में एक दूसरे को बर्दाश्त कर पाएंगे। वही नीतीश कुमार हैं, जो वही चिराग पासवान हैं। चिराग पासवान जिन्होंने विधानसभा चुनावों में ये कहा कि नीतीश तेरी खैर नहीं, एनडीए से बैर नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो मिट्टी खराब हुई नीतीश कुमार की बिहार में, वो चिराग पासवान की जो डायरेक्ट हेट, उनके खिलाफ में जो बयानबाजी करते थे, उनके जेडीयू के प्रत्याशियों के खिलाफ में उन्होंने अपने प्रत्याशियों को, एलजेपी के प्रत्याशियों को उतारा, जिससे अधिक से भारी नुकसान जेडीयू का हुआ और उसका फ़ायदा बीजेपी को जरूर मिला। जहां बीजेपी 40-45 सीट पे सिमट जाती थी, वही बीजेपी अब 75 सीट लेकर, 78 सीट लेकर वो दूसरी बड़ी पार्टी बन गई। वहीं पे आरजेडी यानी तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद की पार्टी, वहाँ पर 79 सीट्स लेकर बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बन के रही। ये बात तो अब लोग मानने लगे हैं कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी में जो तेजस्वी ने काम किया है, तेजस्वी यादव ने जो अपनी राजनीतिक चालों से या अपने राजनीतिक प्रयासों से बिहार की सरकार पिछले 18 महीने में जितना काम किया है, उनका दावा है कि उन्होंने 4 लाख लोगों को, 4 लाख युवाओं को रोजगार दिया। इस बात का सीधा असर बिहार की राजनीति पे पड़ रहा है। वहाँ पे लोग अब तेजस्वी को सबसे बड़ा नेता के रूप में मान रहे हैं। ये कहते लोग नहीं चूक रहे हैं कि नीतीश कुमार तो डूबता सूरज है और अब बिहार में सबसे तेजी से उभरने वाले जो नेता हैं वो तेजस्वी यादव हैं, लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे। जिस तरीके से बिहार की राजनीति है, अब ये लगने लगा है कि नीतीश कुमार के आने के बाद उन छोटे दलों का क्या होगा जो कि समर्थन देके एनडीए में आए हैं। क्या उनकी मंशा पूरी होगी? ये तो अब समय बताएगा। सिर्फ 2 महीने की बात है कि वहाँ पर नीतीश कुमार जब एनडीए में शामिल हो ही गए हैं तो अब किस तरीके से लोग तालमेल बैठाएंगे। ये वही लोग हैं जो नीतीश कुमार से पल्ला छोड़ाकर एनडीए में शामिल हुए। अब वही चीज़ है कि अब सभी लोग एक ही घाट पे पानी पिएंगे। दोस्तों, जो प्रधानमंत्री मोदी माना जाता है कि एनडीए के सबसे बड़े प्रचारक हैं, सबसे बड़े स्टार लीडर हैं, जिनको लेकर पूरी भाजपा क्या पूरा एनडीए उनके पीछे चलता है। और मोदी जी के पास इस समय सिर्फ एक ही मुद्दा है, वो है राम मंदिर। हिंदू और राम मंदिर को लेकर वो पूरी तरीके से चुनाव प्रचार में जुटे पड़े हैं। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन जो मोदी सरकार की नाकामियों, आर्थिक व्यवस्था, बेरोजगारी, महंगाई, इन सब मुद्दों को लेकर जनता में जा रही है और इस चीज़ का लोगों में काफ़ी अपनी बात कहने में सफल भी हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अब इंडिया गठबंधन उन मुद्दों को उठाएगी जैसे कि महंगाई है, बेरोजगारी है, आर्थिक अर्थव्यवस्था है, डीजल पेट्रोल के दाम हैं, इन सब चीज़ों में जो परेशानियां लोगों को हुई हैं, खाने का तेल, सरसों का तेल,
और जितनी भी आवश्यक चीज़ें हैं उन सब चीज़ों के दाम आसमान छू रहे हैं। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर राहुल गांधी न्याय यात्रा के दौरान सब जगह जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस यात्रा के दौरान वो किसी भी रैली या सभा में वोट की अपील नहीं कर रहे हैं। उनका एक ही सिद्धांत है कि हमें समाज को बचाना है, हमें हर वर्ग की रक्षा करनी है। और इन्हीं सब बातों को लेकर पूरे प्रदेशों में जा रहे हैं। लगभग 6 प्रदेशों में वो जा चुके हैं और अभी यूपी में उनका प्रवेश बाकी है। सबसे बड़ी बात तो भाजपा के लिए अपने यूपी के गढ़ को बचाना है। और यहाँ पर जो सीधा अटैक होगा, यहाँ से 80 सीट निकलती हैं। पिछली बार जो 62 सीट निकली हैं उनको लेकर अब भाजपा को भी संशय होने लगा है कि उनको कैसे अपने 62 सीट निकाली जाएं। वहाँ पे 62 क्या 80-75 सीट तक निकालने की दावे किए जा रहे हैं। और भाजपाओं की जो IT सेल है या भाजपा नेता हैं वो अब की बार 400 पार का नारा लगा रहे हैं, लेकिन 400 पार पहुँचेगी कैसे? इन्हीं सब चीज़ों को लेकर भाजपा चाहती है कि जो 272 सीट का मिनिमम आंकड़ा से कम ना हो। इसीलिए वो जितने भी विपक्षी नेता हैं उनके प्रति ED, CBI और इनकम टैक्स को लगा चुकी है। इसी चक्कर में झारखंड के जो CM थे हेमंत सोरेन को ED द्वारा गिरफ्तार कराया गया। इसी तरीके से दिल्ली के CM केजरीवाल के पीछे भी यही सब चल रहा है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सरकार के 2 मंत्री ऑलरेडी जेल में हैं। एक सांसद संजय सिंह भी ED की गिरफ्त में हैं। इस तरीके से जो भाजपा ने अपना CBI, ED का इस्तेमाल किया है और उन्हीं के जरिए वो अन्य विपक्षी दलों को डराने धमकाने का भी काम करते हैं। जैसे बिहार में लालू प्रसाद यादव और उनकी फैमिली के ऊपर टारगेट किया हुआ है कि वो किसी तरीके से जो आक्रामक चुनावी प्रचार में जुटे हैं या जनता को मोदी सरकार के खिलाफ में असलियत या जो भी कमियां हैं वो गिना रहे हैं। इन सब को लेकर मोदी जी बड़े परेशान हैं। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर उड़ीसा में भी नवीन पटनायक को ऑफ़र दिया है या फिर इधर या उधर। उनका कहना है कि या तो हमारे साथ रहिए या हमारे दुश्मनों के साथ शामिल हो जाइए। और अगर दुश्मनों के साथ रहेंगे तो आपको ED, CBI की जांच झेलनी पड़ेगी। दोस्तों, जिस तरीके से ये देखा जा रहा है कि पिछले जितने भी चुनाव हो रहे हैं, 10 साल में जितने भी चुनाव हुए उनमें अधिकतर भाजपा के पक्ष में गए हैं। 2-4 अगर इलेक्शंस को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब में भाजपा की वाहवाही, भाजपा की जीत ये सब होती रही है। अब लोग इस बात पे आमादा हो गए हैं कि अब हम EVM से वोट नहीं देंगे। लोग इसको जागरूकता के लिए सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे वकील इस मामले को मुद्दा बनाने में तुले हैं कि अगली बार चुनाव जो हम 2024 का देने जा रहे हैं उसमें हम EVM की जगह हम बैलेट पेपर पर चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का भी ये आरोप है कि जो चुनाव आयोग काम करता है वो सत्तारूढ़ दल के पक्ष में खड़ा होकर वोट करता है। उन्होंने बताया कि जिस तरीके से EVM के बारे में कमियां पता चलती जा रही हैं कि देश में जो EVM होता है वो हैक किया जा सकता है और किसी विशेष दल के फेवर में उससे वोटिंग की जा सकती है। इस बात से पूरे देश में एक लहर सी चली हुई है कि EVM के प्रति चुनाव आयोग और सत्ताधारी दल इतना क्यों अड़ा हुआ है। लोगों का कहना है कि जब उस पर शक हो रहा है तो बैलेट पेपर से चुनाव क्यों ना हो। लेकिन ये कहा जा रहा है कि EVM के जरिए पिछले 3 चुनावों में जिस तरीके से वोटिंग माहौल ख़राब होने के बावजूद विपक्ष में भाजपा सरकारों के प्रति इतना असंतोष होने के बावजूद वहाँ प्रचंड बहुमत से जीत रही है। ये कुछ ऐसे तथ्य सामने आ रहे हैं कि वोटिंग में
93 वोटर थे और वो 170 वोटिंग हुई है। इन सब चीज़ों को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं महमूद पारचा और भानु प्रताप सिंह ने यह अब ऐलान कर दिया है कि वो पूरे देश में ईवीएम को लेकर, ईवीएम और इलेक्शन आयोग, चुनाव आयोग के खिलाफ में उनकी पूरी जानकारियां देते हुए जनता को जागरूक किया जाएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अधिक से अधिक लोगों को। अगर आपको लगता है कि सच लोगों तक पहुँचे, एक निष्पक्ष पत्रकारिता को लोगों के आगे तक ले जाने में मेरा मदद करें, मेरे सहयोग करें।